हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। जैसा कि आपने मेरे लास्ट वीडियोस में देखा, हम केमिस्ट्री के चैप्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम फिर से बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स लेंगे। उसमें आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसे हिंदी में हम नियंत्रण और समन्वय भी कहते हैं। आज हम इसके बारे में ही डिटेल से पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, बट डेफिनेशन से पहले मैं आपको ये दोनों टर्म जो है इनके बारे में बता देती हूँ कि ये क्या होते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से मतलब रहता है कि जैसे एनिमल या प्लांट्स जो होते हैं वो अपने आसपास अगर कोई भी चेंजेस आते हैं या कुछ भी स्टिमुलाई होता है, स्टिमुलस होते हैं, तो उनके प्रति वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, उससे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। किस तरह से अपनी एक्टिविटी को मेंटेन करके रख सकते हैं वो। उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है वो एनिमल में तो हमेशा उसमें प्रेजेंट रहता ही है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बट जो प्लांट्स में होता है, प्लांट्स में कंट्रोल नहीं होता है, ओनली कोऑर्डिनेशन पाया जाता है। क्योंकि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है वो एनिमल में नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम से बनता, मतलब उससे कंट्रोल रहता है, वो ही मैनेज करता है। बट जो प्लांट्स में नर्वस सिस्टम जो होता है वो अब्सेंट होता है, ओनली हार्मोनल सिस्टम उसमें प्रेजेंट रहता है। तो हार्मोनल सिस्टम ही उसको पूरी तरह से मैनेज करके रखता है। अब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस इंटीग्रेटेड बॉडी सिस्टम in response to changes in the surrounding for the maintenance of body functions known as control and coordination। इसका मतलब ये है कि आपके सराउंडिंग में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो उसके प्रति मतलब आपका जो बॉडी सिस्टम जो होता है, बहुत सारे बॉडी सिस्टम मिलकर उनके साथ एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो उन सारे मिलकर उस चेंजेस के प्रति कैसा रिस्पॉन्स देंगे और आपके बॉडी फंक्शंस को कैसे वो मेंटेन करके रखेंगे, एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो इसको हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एनिमल में यहाँ पे बताया कि जो कंट्रोल होता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन वो नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम से होता है, और प्लांट में ये ओनली हार्मोनल सिस्टम से ही मैनेज होता है। सबसे पहले हम ये दो डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट आती है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई की डेफिनेशन है द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स आर कॉल्ड स्टिमुलाई। मतलब आपके एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस होते हैं तो उसके प्रति जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पॉन्स करते हैं, तो उसको हम स्टिमुलाई कहते हैं। मतलब ये स्टिमुलाई जो होते हैं वो किस किस टाइप से हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि हीट है, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, प्रेशर, ग्रेविटी, ये सारे स्टिमुलाई है। इनके प्रति लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे मतलब रेस्पॉन्स करते हैं, इसको स्टिमुलस कहते हैं। देन सेकंड आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई चेंजेस हुआ है आपके आसपास में या एनवायरनमेंट में, तो उस आपके बॉडी के जो बहुत सारे जो ऑर्गन है वो एक साथ मिलकर कैसा प्रॉपर उस स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करेंगे और कैसा प्रॉपर रिस्पॉन्स देंगे, उसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एनिमल में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम द्वारा होता है मैनेज पूरी तरह से। एंड प्लांट्स में जो होता है वो एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसे हम प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स कहते हैं, उनकी वजह से ये कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में मैनेज होता है। एनिमल में जो नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन का होता है। न्यूरॉन को हम नर्व सेल भी कहते हैं।
एंड जैसे आप देख सकते हैं कि एनिमल्स में मतलब जो रिसेप्टर होते हैं या सेंस ऑर्गन होते हैं, इनके अंदर ही ये न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, ये ही मतलब कि रेस्पॉन्स देता है किसी भी स्टिमुलाई के। तो हम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम का प्रोसेस क्या होता है। नर्वस सिस्टम सेंस ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, किसी स्टिमुलस के प्रति वो कैसे रेस्पॉन्स करेगा, उसकी क्या प्रोसेस रहेगी, वो हम यहाँ देखेंगे। ये रेस्पॉन्स की जो प्रोसेस होती है स्टिमुलस के प्रति, वो 4 स्टेप्स में या 4 ऑर्गन्स इसको पूरी तरह से प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है रिसेप्टर। सेंस ऑर्गन्स के अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं और ये मैसेज ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं, ताकि हम उस जो स्टिमुलस है उसके प्रति हम रिस्पॉन्स कर पाएँ। फॉर एन एग्जांपल देख सकते हैं कि जो हमारे आइज में रेटिना जो होता है उसमें फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जो लाइट को डिटेक्ट करने का काम करता है। फोटो रिसेप्टर लाइट को रिसीव करता है, उसके जो मैसेज को होता है स्टिमुलाई को रिसीव करता है और ये इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। ब्रेन अगेन उसको वापस उसको रिसीव करके मसल्स या ग्लैंड्स जो होते हैं उसके थ्रू हमारे हाथ मतलब कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वहाँ तक ये इंफॉर्मेशन वापस पहुँचाता है। तो हमारा सेंस ऑर्गन्स उस स्टिमुलस के प्रति रेस्पॉन्स करेगा। फॉर एन एग्जांपल देख सकते हैं जो फोटो रिसेप्टर आपकी आंखों में प्रेजेंट होता है, ये लाइट को डिटेक्ट करता है। तो जब आप देखेंगे जो तेज़ लाइट होती है तो हमारी उस टाइम हमारी आंखें सिकुड़ जाती है और बंद हो जाती है, हमारी आंखें उसे सहन नहीं कर पाती है। और नॉर्मली लाइट में हमारी आंखें खुल सकती है, हम नॉर्मली देख सकते हैं। तो ये फोटो रिसेप्टर ये लाइट डिटेक्ट करके ब्रेन तक पहुंचाते हैं, तो ब्रेन वापस से इंफॉर्मेशन हमारे उस सेंस ऑर्गन तक पहुंचाता है कि हमें उसके प्रति कैसा रिस्पॉन्स करना है। इसी तरह फोनो रिसेप्टर जो कान में प्रेजेंट होते हैं, ये भी साउंड को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हाई फ्रिक्वेंसी का जो साउंड होगा उसके प्रति हम रिस्पॉन्स करेंगे कि हम उसे सहन नहीं कर पाएंगे, हम अपने कान बंद कर देंगे और नॉर्मली साउंड को हम सहन कर पाएंगे। तो फोनो रिसेप्टर जो होता है वो साउंड को डिटेक्ट करने का काम करता है। सो ये सारे रिसेप्टर आपके सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट रहते हैं। देन सेकंड आता है इफेक्टर्स, मतलब जो रिसेप्टर होते हैं या रिसेप्टर के बाद आता है इफेक्टर, मतलब जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उसमें मतलब किसी भी स्टिमुलस के प्रति जो इफेक्ट होती है चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट होती है उस स्टिमुलस के प्रति, वो इसमें आते हैं। देन अब थर्ड आता है इसमें सेंसरी नर्व्स। ये सेंसरी नर्व्स जो होते हैं वो रिसेप्टर्स के साथ ही मिलकर काम करते हैं। ये सेंसरी नर्व्स जो होते हैं सेंस ऑर्गन्स में होते हैं, ये इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करते हैं और ब्रेन तक पहुंचाते हैं। और देन फोर्थ आता है मोटर नर्व्स। ये ब्रेन से इंफॉर्मेशन उसकी वापस रिवर्स इंफॉर्मेशन जब ब्रेन सिग्नल दे देता है तो ये वापस से वहाँ से इंफॉर्मेशन कैरी करके उस मसल्स तक पहुंचाती है, जिसके प्रति हम फिर स्टिमुलस के प्रति हम रिस्पॉन्स करते हैं। इसके बाद इन सारे चीज़ों के बाद बात आती है कि एनिमल में जो हो मतलब कि सारी एक्टिविटी किससे कंट्रोल होती है, वो उसमें मेन यूनिट होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन की वजह से ही एनिमल में सारी एक्टिविटी कंट्रोल होती है। हर सेंस ऑर्गेनल में ये न्यूरॉन प्रेजेंट रहता है। न्यूरॉन को हम तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन तंत्रिक कोशिका कहते हैं। ये नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट एक स्टिमुलस सेल होती है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। मतलब जो कि न्यूरॉन होता है वो माइंड से मतलब ब्रेन से इंफॉर्मेशन एक दूसरे से एक्सचेंज या फिर एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है। यह कार्य एक विद्युत रासायनिक संकेत द्वारा होता है। मीन्स जो
ये इंफॉर्मेशन कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम जो होता है वो इलेक्ट्रिकल केमिकल इम्पल्स द्वारा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूरॉन का डायग्राम बताया गया है। ये जो सेंटर में देख सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस है ये। देन ये न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रेजेंट रहता है उसे हम सेल बॉडी कहते हैं। और इस सेल बॉडी के बाहर जो कि धागेनुमा संरचना होती है इसे हम डेंड्राइट कहते हैं। इसे हिंदी में हम ध्रुमिका कहते हैं। देन फिर आता है कि एक्सॉन, ये लंबी सी एक स्ट्रक्चर होती है एंड इसके अंदर ही ये जो सेल बॉडी की जो डेंड्राइट होती है वो अंदर कवर होके लास्ट में एंडिंग सीधा बनाती है। इसके बाद बात आती है नर्वस सिस्टम की। इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम का कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। नर्वस सिस्टम जो होता है वो दो टाइप का होता है ह्यूमंस में। फर्स्ट आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का बना होता है एंड जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जितने भी नर्व्स होती है आउटसाइड का वहाँ का पार्ट बनाती है। अब हम देखेंगे कि जो है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व सेल जिसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं नर्वस सिस्टम के। सो इसके बारे में हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम न्यूरॉन का देख लेते हैं। न्यूरॉन जो होता है वो 3 मेन पार्ट से मिलकर बना होता है। इसमें फर्स्ट आता है एक्सॉन, सेकंड होता है डेंड्राइट एंड थर्ड होता है सेल बॉडी। फर्स्ट आता है एक्सॉन जो होता है इट कंडक्ट्स, इसका क्या जो फंक्शन होता है उसको देख लेते हैं। इट कंडक्ट्स मैसेजेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। मतलब जो एक्सॉन होता है वो जो सेल बॉडी के अंदर जो भी मैसेज होते हैं वो रिसीव करके सेल बॉडी से दूर ले जाता है दूसरी न्यूरॉन सेल में, जिसे हम एक दूसरे से मिलकर ये फिर जो स्टिमुलस होती है उसके प्रति रेस्पॉन्स करने के लिए ये उसको उत्तेजित करती है, मतलब कह सकते हैं आप इसे स्टिमुलस करती है। फिर सेकंड आता है डेंड्राइट। इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नेक्स्ट सेल एंड कंडक्ट्स टुवार्ड द सेल बॉडी। मतलब ये दूसरी सेल से इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है और सेल बॉडी में पहुंचाती है। थर्ड आता है सेल बॉडी। इट कंटेन्स द न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स। सेल बॉडी जो होती है इसमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। इट इज मेनली कंसर्न्ड विद द मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ द सेल। जो न्यूरॉन होता है वो ग्रोथ मतलब सेल की ग्रोथ को और उसके जो फंक्शन को मेंटेन करके रखता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से एक न्यूरॉन सेल दूसरे न्यूरॉन सेल से कनेक्ट होके एक सेल से दूसरे सेल तक इंफॉर्मेशन को पहुँचाती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि डेंड्राइट जो होता है वो सेल से इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, सेल बॉडी तक पहुँचाता है, फिर वहाँ सेल बॉडी से एक्सॉन से होते हुई ये दूसरे जो न्यूरॉन होती है उसके सेल बॉडी में ये इंफॉर्मेशन को पहुँचाता है। जो पहले जो न्यूरॉन का जो एंडिंग जो सीधा होता है, एंडिंग कह सकते हैं एंडिंग होती है, वो जब दूसरी न्यूरॉन के सेल बॉडी में जाकर कनेक्ट होती है तो वहाँ पर एक जंक्शन बनता है जिसे हम सिनेप्स कहते हैं। यहाँ पे आप अरेंजमेंट देख सकते हैं कि किस तरह से ये अरेंज सेल के अंदर न्यूरॉन जो होता है वो किस तरह से अरेंज होके उसको काम को करता है। न्यूरॉन्स आर अरेंज्ड एंड टू एंड फॉर्मिंग अ चेन। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन एक दूसरे से एक कनेक्टेड होती है और ये फिर इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरी सेल तक पहुंचाने का काम करती है। फर्स्ट न्यूरॉन का एंडिंग सीधा सेकंड न्यूरॉन के सेल बॉडी में जाकर कनेक्ट होता है। ये इसी तरह चेन बना के एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। दिस हेल्प्स इन कंटिन्यूस ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस।
मतलब ये एक दूसरे से कनेक्ट रहती है, तो ये कंटिन्यूस ट्रांसमिशन, मतलब कि जो संकेत होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं, उसको उसके कंटिन्यूस ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। Each neuron receives an impulse through its dendrite and transmits it to next neurons in a sequence through its axons। मतलब जो न्यूरॉन होता है वो किसी भी इम्पल्स जो होती है, मतलब संकेत जो होते हैं, उसको डेंड्राइट की मदद से उसको रिसीव करता है और अगले न्यूरॉन तक ये एक्सॉन की मदद से ट्रांसफर करता है। Neurons are not connected. Synapse or a small gap occurs between the axons of one neuron and dendron of next neuron। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक दूसरे से प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं होते हैं, बट इनमें छोटा सा गैप होता है, जिससे फर्स्ट जो पहला न्यूरॉन होता है वो नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्रोन, मतलब कि आउटर स्ट्रक्चर पर वो धागे नुमा जो संरचना होती है डेंड्राइट, उससे कनेक्ट रहता है, जिसे हम सिनेप्स कहते हैं। अ सिनेप्स इन द मसल फाइबर इज ऑल्सो नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सिनेप्स जो होता है वो मसल फाइबर में अगर प्रेजेंट रहता है या उस वहाँ पर जो जंक्शन बनाता है उसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। सो अब बात आती है रिफ्लेक्स एक्शन की, कि मान लीजिए अगर आपके